फ्रेंड्स, डीलॉ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आपके सामने बीएनएस की सीरीज लेके आई हूँ जो अभी तक हमने की है। हमने 4 चैप्टर बीएनएस के अंदर कर लिए हैं। अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 5th। चैप्टर 5th किसके संबंध में है? चैप्टर 5th संबंध में है स्त्री और बालकों के विरुद्ध अपराध, यानी कि ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे 4 चैप्टर्स को नहीं देखा है, हमारी बीएनएस की सीरीज को करना शुरू नहीं किया है, वो क्या कर सकते हैं, पहले जाके बीएनएस के पहले के लेक्चर देख के आएंगे। तो उनको क्या होगा, ये वाले जो लेक्चर्स होंगे वो ढंग से समझ में आने लगेंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले उन लेक्चर्स को गो थ्रू करके आइए और फिर उसके बाद करेंगे हम आज से जो चैप्टर कर रहे हैं। 5th चैप्टर हमारा चल रहा है स्त्रियों के विरुद्ध अपराध, स्त्री और बालकों के विरुद्ध अपराध। इसमें हमने क्या किया था, हमने महिलाओं के विरुद्ध अपराध किए थे, उसके अंतर्गत यौन अपराध यानी कि सेक्सुअल ऑफेंस हो चुके हैं। फिर उसके बाद स्त्री के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के विषय में हो चुके हैं। ठीक है ना, ऑफ ऑफेंस क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन। और आज जो चैप्टर हमारा 5th चल रहा है, इसमें जो विवाह से संबंधित अपराध हैं, यानी कि ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज, मैरिज से रिलेटेड जितने भी अपराध हैं उनको हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। जब हम विवाह से संबंधित अपराध देखते हैं तो कहां से कहां तक सेक्शन कवर करते हैं? कवर करते हैं 80 से लेके 87 तक। यानी कि जो हमारा बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता है, उसका जो सेक्शन 80 है, 80 से लेके 87 तक कवर कर रहे हैं विवाह के विरुद्ध अपराध। यानी कि जो भी अपराध होते हैं महिलाओं के विरुद्ध शादी के बाद या शादी से संबंधित, उसके बारे में बात कर रहा है ये सेक्शन। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन 80 की, 80 बात करता है हमसे दहेज मृत्यु के बारे में। ठीक है, ये बात करता है दहेज मृत्यु। फिर उसके बाद आता है सेक्शन 81। 81 हमको बात करता है विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का ये मतलब हुआ कि कोहेबिटेशन कॉज्ड बाय मैन डिसीटफुली इंडिक्यूसिंग बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज। ठीक है, और दहेज मृत्यु का तो आप मतलब समझ ही गए थे, डॉवरी राइट की बात कर रहा था। फिर जो 82 आता है वो बोलता है पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना, मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। ठीक है, ये बात की हमारे सेक्शन 82 ने। सेक्शन 82 हमको बोल रहा है भाई पति या पत्नी जीवित है और फिर भी आप दूसरा विवाह कर रहे हो। फिर उसके बाद आ गया विधिपूर्ण विवाह के बिना कपट पूर्वक विवाह कर्म का पूरा कर लेना। कौन सा सेक्शन बोल रहा है हमको? हमको बोल रहा है सेक्शन 83। ठीक है ना, क्या बोल रहा है? मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली गॉन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज, विधिपूर्ण विवाह के बिना कपट पूर्वक विवाह कर्म को। इसके बाद जो सेक्शन आता है वो आता है सेक्शन 84। 84 क्या बात कर रहा है कि भाई विवाहित महिला को, भाई जो भी महिला विवाहित है उसको क्या करेगा, आपराधिक आशय से, कौन सा इंटेंशन है उसका, भाई क्रिमिनल इंटेंशन है, उससे क्या करेगा, उसको फुसलाकर लेके चला जाएगा या उसको विधि विरुद्ध रूप से उसको निरोध में रखेगा, मतलब उसको कैद करके रखेगा, ये मान लीजिए आप। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 86। 86 क्या बोल रहा है? किसी महिला के पति या पति के नातेदार उसके प्रति क्रूरता करना, क्रूअल्टी की बात कर रहा है। कौन करेगा? हस्बैंड करेगा या उसके कोई रिलेटिव करेंगे। कहाँ करेंगे? 86 में करेंगे। अभी जब इसको आगे बढ़ेंगे ना तो हम इसको आईपीसी से कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आता है एक सेक्शन 87। 87 क्या बात कर रहा है? विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी महिला को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना। क्या मतलब हुआ इस बात का? किडनैपिंग, अबडक्टिंग और इंडसिंग वुमेन टू कंपेल हर मैरिज। ठीक है, मतलब विवाह करने के लिए उसको उत्प्रेरित करना, ये वाली बात बोल रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। जब हम आगे बात करते हैं, सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन 80। सेक्शन 80 हमसे क्या बात करता है कि मैं वही सेक्शन हूं जो 304B में था। 304B में हमको बता रखा था ना कि भाई दहेज मृत्यु कब होगी, कैसे उसको दहेज मृत्यु के बारे में, तो सेम प्रोविजन है हमारा। और 304B हम कहाँ पढ़ते थे? हम पढ़ते थे चैप्टर 16 जो आईपीसी का था, उसमें जो मानव शरीर के विरुद्ध अपराध आते थे उसमें आता था 304B जो बात करता था दहेज मृत्यु के बारे में। लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं बीएनएस। बीएनएस क्या बात कर रहा है कि मैं हूँ सेक्शन 80, मैं बात कर रहा हूँ डॉवरी रेप की, और ये बात हो गई दहेज मृत्यु के संबंध में।
ठीक है, अब क्या होते हैं, इसमें आते हैं 2 पॉइंट। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो बात करता है कि जहां किसी महिला की मृत्यु, किसकी बात कर रही है, महिला की, क्यों कर रही है, क्योंकि ये महिलाओं के विरुद्ध अपराध है। कैसे होगी उस महिला की मृत्यु, किसी दाह के द्वारा। दाह क्या होता है, दाह होता है यानी जलने के द्वारा, या फिर क्या होता है, कोई शारीरिक क्षति होती है, ठीक है ना, बॉडीली इंजर्ड किया गया होता है उसको, है ना। और कब होता है, इसके विवाह के, इसके नहीं, उसके, कौन किसके, उस महिला का जब विवाह हुआ हो, तो विवाह के 7 वर्ष के भीतर, ठीक है, विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है। भाई एक तो जो औरत होती है वो सामान्य रूप से खत्म हो गई, मान लिया कि ठीक है बीमार थी तो वो शांत हो गई, ठीक है, मान लिया हमने। लेकिन सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है कि भाई बहुत दिन तक उसको किसी ने देखा ही नहीं, और अंदर ही अंदर उसको रखते थे घर वाले, और मतलब थोड़ी देर तो सही चल रही थी और अचानक से बोलते हैं कि वो तो जल के मर गई, और ये सब, ये आपने देखा होगा, ऐसी कहानियां आपने कई बार। तो ये उसकी बात कर रहा है कि भाई सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा किसी व्यक्ति की, किसी व्यक्ति मतलब यहाँ पे महिला की बात हो रही है, सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है या दर्शित किया जाता है। क्या दर्शित किया जाता है, दर्शित करने का मतलब होता है दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है कि उसके मृत्यु के कुछ पूर्व, जब यानी वो जब महिला मरी थी उसके कुछ पहले उसके पति ने, किसके पति ने, जो महिला थी, मान लीजिए ए नाम की महिला थी, उसका पति था बी। इस बी ने क्या किया, या तो बी ने किया या उसके पति के किसी नातेदार ने, इसके बहुत सारे नातेदार थे, ये इसके बहुत सारे नातेदार थे, इन नातेदारों में से किसी ने क्या किया कि इस एक के परिवार से, ये एक का परिवार हो गया, तो इस एक के परिवार वालों से इन्होंने क्या किया, दहेज की कोई मांग करी, ठीक है। दहेज की किसी मांग के लिए, दहेज क्या होता है, दहेज वही होता है जो हमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की जो धारा होती है, यानी कि सेक्शन होता है 2, उसमें हमको डिस्क्राइब कर रखा है। ये बात बोली है हमको इसके स्पष्टीकरण में। लेकिन अभी हम यहीं पे पढ़ रहे थे, भाई दहेज दहेज आ रहा है, तो क्या मतलब हुआ दहेज का, भाई भाई शादी होगी तो आप अपनी बेटी को है ना कितने 5 लाख रुपए दोगे, निकार दोगे, इतना सोना दोगे, इतना, ये सारी बातें जो होती है ना, ये वो दहेज की बात होती है। दहेज मांगना बहुत गलत बात होती है, आप लोगों को नहीं मांगना चाहिए, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं कि दहेज के किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्या की जाती है, क्रूरता की जाती है। क्रूरता क्या हो गई, क्रूरता हो गई भाई उसके संग मारपीट की जा रही है, उसको रोज तानाकसी की जा रही है। क्रूरता का मतलब ये नहीं होगा कि भाई पति उसके ऊपर हाथ उठा रहा है तभी उसको क्रूरता मानेंगे। मान लीजिए क्या कहते हैं, उसको ताने दिए जाते हैं कि भाई ना देखो तो पैसा नहीं लेके आई, देख ये धन लेके आती तो आज हमारे पास भी इतना पैसा होता, उससे क्या होता है, उसको मानसिक रूप से शोषित किया जाता है, तो ये सारी बातें होती है। तो उसके साथ क्या होता है, क्रूरता की गई थी या उसे तंग किया गया था, तंग मतलब परेशान किया गया था, और वहां अगर ऐसी मृत्यु हो जाती है तो उसे दहेज मृत्यु किया कहा जाएगा। और जो ऐसे पति और नातेदार होंगे ना, ये पति हो गया हस्बैंड, ये और इसकी ये जो नातेदार है, इसकी टीम जो दिख रही है आपको, ये क्या करेंगे, ऐसी मृत्यु कारित करने वाले समझे जाएंगे। ऐसा माना जाएगा कि इन्होंने क्या किया है, दहेज मृत्यु कारित की है। तो जब इन्होंने दहेज कारित किया है, दहेज मृत्यु कारित की है, अब दहेज मांगा है तो ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे, भाई तुमने पैसे के भी उस टाइम खूब मजे ले लिए, हमने गाड़ी में भी तुम खूब घूम लिए, तो अब तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। कितनी सजा दी जाएगी, 7 वर्ष तक का, कम से कम जो कारावास होगा वो 7 वर्ष तक का होगा, और जो कितना हो सकेगा, आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कुछ सेक्शन से कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे कि भाई जब हम इंडियन एविडेंस देखते हैं, हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है, जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, वो भी क्या कहता है, 114 बी जो है उसका 114 बी जो है वो हमको बोलता है कि दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा, ठीक है। फिर इसी का जो सेक्शन आता है BSA, इन्होंने यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट कर दिया, आप 1 मिनट रुकिए, नहीं ठीक है, ये यहाँ पे 114 बी तो हो गया इंडियन एविडेंस एक्ट का, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो आएगा ना हमारा, अभी 1 जुलाई से लागू होंगे ना ये सारे, उसी की बात कर रहा है कि जो सेक्शन 118 है ना, वो भी हमको क्या बोल रहा है, दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा, दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा, ठीक है, ये बात कर रहा है। फिर इसका जो आईपीसी आती थी ना, हमारी आईपीसी इंडियन पिनल कोड, उसकी जो 304 बी थी, जैसा कि हमने ऊपर लिख रखा है कि ये भी दहेज मृत्यु की बात कर रही है। और जो ये हमारा क्या है, बीएनएस है, ये बीएमएस लिख दिया उन्होंने, ये बीएनएस है। बीएनएस का जो सेक्शन 80 है ना,
वो भी दहेज मृत्यु की बात कर रहा है। तो हमने इसको किस किस से कनेक्ट किया, कौन कौन से सेक्शंस कनेक्ट हुए दहेज मृत्यु से? दहेज मृत्यु से कनेक्ट हुए दहेज प्रतिषेध अधिनियम का सेक्शन 2 कनेक्ट हो गया, आईपीसी का 114 बी कनेक्ट हो गया, और आईपीसी का 304 बी कनेक्ट हो गया, और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसका 118 कनेक्ट हो गया, और बीएनएस का तो हमारा 80 है ही जो दहेज मृत्यु की बात करते हैं। अब हम आगे चलते हैं, आगे चल के चलेंगे हम 81 की तरफ। 81 क्या बोल रहा है? विधि पूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास। क्या होगा इसमें? प्रवंचना की जाती है, मतलब ऐसा दिखाया जाता है। प्रवंचना का मतलब होता है उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना, आप ये मान सकते हैं इस बात को। तो जो सेक्शन 81 है ना, वो ये बात कर रहा है कि प्रत्येक पुरुष, क्या यहाँ पे महिला के बारे में बोला है? नहीं, क्योंकि महिला थोड़ी ना कर सकती है। जब हमने आपराधिक बल वगैरह में तो हमने पढ़ा था जो कोई कोई का मतलब स्त्री भी आ रही थी उसके अंदर, पर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आ रहा है प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक पुरुष यानी मेल, जो किसी महिला को यानी कि फीमेल को, जो विधि पूर्वक उससे विवाहित ना हो, यानी कि उसने उसके साथ शादी नहीं कर रखी है, प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करेगा, मतलब उसको इस तरीके से दिखाएगा, शादी उससे उसने नहीं कर रखी, लेकिन मतलब मान लीजिए जैसे कोई विदेशी महिला है, उसने उसको कह दिया भाई हमारे यहाँ तो इसी तरीके से शादी होती है, ठीक है, और जबकि हमारे यहाँ पे होता है भाई 7 फेरे होने जरूरी होते हैं यार ये, पर लेकिन उसने नहीं बोला भाई हमारे मंदिर गए और माला पहनाई और बोले कि भाई ठीक है ये शादी वादी हो गई, लेकिन उस महिला को पता ही नहीं था। तो उसने क्या किया, इस बात पे विश्वास किया कि भाई हाँ मैं इससे विवाहित हो गई, इसका मतलब, ठीक है, मतलब उसको नॉलेज नहीं थी कि भाई इनके यहाँ पे इस तरीके से शादी होगी। उसने बोल दिया हमारे रिचुअल्स ऐसे हैं कि यहाँ पे इसी तरीके से शादी होती है, और वो लड़की मान जाती है, ठीक है। प्रवंचना से विश्वास कारित करेगा कि वह विधि पूर्वक उससे विवाहित है, और इस विश्वास के साथ, अब इस महिला ने तो विश्वास कर लिया कि भाई इस आदमी ने मेरे साथ शादी की है, और उस महिला क्या करती है, उसके साथ सहवास कारित करती है, मतलब इंटरकोर्स वगैरह हो जाता है उनके बीच में, ठीक है। तो उसकी बात कर रहा है कि भाई दंड कितना दिया जाएगा, कारावास दिया जाएगा, 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने की बात करता है, ठीक है। ये तो बात हुई हमारे इस सेक्शन की। अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, सेक्शन 82। सेक्शन 82 क्या बात करता है? पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। किसकी बात कर रहा है ये? भाई यहाँ तो आजकल एक पत्नी ही नहीं संभलती, लोग बोल रहे हैं भाई पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना, मतलब एक पत्नी के रहते रहते वो दूसरी पत्नी ले आएगा, या एक पत्नी है जो अपने पति के रहते रहते दूसरे पति से शादी कर लेगी। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, पर है ये सेक्शन तो बात तो करनी पड़ेगी इसके बारे में। तो जो सेक्शन 82 है वो क्या बात कर रहा है? पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना, ठीक है। मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। क्या बात कर रहा है? जो कोई भी व्यक्ति हो सकता है यहाँ पे, किसका, जैसे ये मेल है तो फीमेल से, और फीमेल है तो मेल से, यानी पत्नी हुई तो पति से, पति हुआ तो पत्नी से। क्या करेगा? उसके रहते हुए किसी और को अपना पति या पत्नी बना लेगा। तो बात कर रहा है कि जो कोई भी व्यक्ति पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य से विवाह करेगा तो वह विवाह कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा वो, ठीक है। और इसका दंड कितना दिया जाएगा? 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से उसको दंडित किया जाएगा, ठीक है। पर इस बात का क्या है, कुछ अपवाद भी हैं। कैसे अपवाद हैं इसके? कि भाई न्यायालय ने, ये मान लीजिए ए और बी पति पत्नी है, ए और बी पति पत्नी, ठीक है। अब न्यायालय ने क्या किया, कोर्ट ने क्या किया, इन दोनों को जो विवाह था उसको कर दिया शून्य घोषित। तो क्या ये दोनों किसी और से विवाह कर सकते हैं? हाँ, ये जाके सी से और ये जाके डी से शादी कर सकता है, ठीक है। 7 विवाह तक विवाह के पक्षकार का पता नहीं है। ये जो ये था आर्मी में, ये मान लीजिए आर्मी में था, बहुत टाइम से बाहर रह रहा था। इनके पास न्यूज आई कि भाई एक आतंकवादी गतिविधि हुई और जो ए था वो खाई से नीचे गिर के मर गया, पर इसके बॉडी नहीं मिली, और 7 साल तक महाराज वापस नहीं आए, मतलब इसके हस्बैंड जो थे, पतिदेव जो थे, वो वापस नहीं आए। अब 7 साल तक इसने इंतजार किया, 1 साल 2 साल 3 साल, कि भाई मेरा हस्बैंड आ सकता है, वापस आ सकता है, क्योंकि इसको शहीद भी घोषित नहीं किया गया था, ये भी घोषित नहीं किया गया था कि वो मर गया। तो बेचारी इंतजार करती रही, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। अब इसकी परिस्थितियां ऐसी हो गई कि 7 साल निकल गए उस बात को। अब 7 साल निकल गए और फिर इसके जीवन में आया ई नाम का व्यक्ति आया। ये सी को ही ले लेते हैं क्योंकि इसने बाद में सी से शादी की थी ना, सी को ही ले लेते हैं। सी आया इसकी लाइफ में। सी बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये बोली मैं नहीं करूंगी, बोले नहीं मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर ये सोची भाई अब अपनी पूरी जिंदगी है कैसे काटूंगी करके,
और इसने इससे कर ली सी से शादी। कब करी? 7 साल के बाद। 7 वर्ष तक विवाह के पक्षकार का पता नहीं था, 7 वर्ष तक पक्षकार का जीवित नहीं सुना गया, मतलब इस वीर को सुना नहीं गया कि भाई ये कभी जीवित था क्या। ठीक है, एक ही बात चल रही थी यहाँ पे, आर्मी में तो ए गया था ना, ठीक है, तो ए को नहीं सुना गया। इलस्ट्रेशन सेट कर लीजिए आप कि भाई ए ने शादी कर ली थी, ए गया था आर्मी में, तो बी ने डी से शादी कर ली। दोबारा पढ़े इलस्ट्रेशन, ठीक है। ए नाम का व्यक्ति था, डी से शादी करता, डी से इन दोनों की शादी हो रखी थी, ये आर्मी में रहता था, आर्मी में गया, वहां से इसका कुछ पता नहीं चला, तो ए ने एक तो गया अपने, पता नहीं चला इसका, तो बी ने क्या किया, डी से शादी कर ली। अब डी से शादी कर ली तो इसको कब करी इसने? जब तक इसके बारे में 7 वर्ष तक कुछ नहीं सुना गया था, और 7 वर्ष तक इसके बारे में जीवित नहीं सुना गया था, ऐसा माना नहीं गया था कि भाई जीवित भी है क्या। साथ ही जब किसी अन्य व्यक्ति से दोबारा विवाह किया गया हो और उसे पूर्व विवाह के तथ्यों की जानकारी दे दी गई हो। इसने क्या किया, बी ने इसको पूरा पूरा बता दिया था कि भाई मेरा पति ऐसे आर्मी में था और वो खाई से नीचे गिर के मर गया था, खाई से नीचे गिर गया था, मर गया था नहीं, खाई से नीचे गिर गया था। अब इसके बारे में 7 साल तक कुछ नहीं किया, तो ये सारे जो तथ्य थे उसकी जानकारी इसने डी को दे दी थी, डी से संतुष्ट हो गया था और उसके बाद इसने बी से शादी कर ली थी। ठीक है, तो ये इनकी पूरी स्टोरी हुई। तो ऐसा कुछ करता है तो अपवाद नहीं माना जाएगा, और अगर उससे पहले कर लेता है, 7 वर्ष से पहले कर लेता है, पति पत्नी के जीवित रहते हुए कर लेता है, तो उसको दंडित किया जाएगा। कितने दंड से दंडित किया जाएगा? जो कोई पूर्व विवाह की बात छिपाकर ऐसा करेगा तो 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यहाँ कर रहा है तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, और यहाँ पे कर रहा है तो 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। ठीक है, समझ में आ गया आपको? पति या पत्नी के जीवित रहते हुए कोई किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करेगा तो 7 वर्ष तक का कारावास का जुर्माना करेगा, और इस तरीके के तथ्यों को अगर छिपा के करेगा तो 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। सेक्शन 83 कैसा है? आईपीसी के 406 के जैसा है। क्या बोलता है आईपीसी का 406? विधिपूर्ण विवाह के बिना कपट पूर्वक विवाह कर्म को पूरा कर लेना। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रही है मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली गॉन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज, मतलब बिना लॉफुल मैरिज के क्या किया उन्होंने, कपट पूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लिया, मतलब विवाह के जो रिचुअल्स वगैरह होते हैं, मैरिज सेरेमनी वगैरह होती है, उसको उन लोगों ने फॉलो कर लिया। तो जो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, बेईमानी से या कपटपूर्ण आशय से, उसका इंटेंशन कैसा होना चाहिए? इंटेंशन होना चाहिए कि भाई वो बेईमानी का इंटेंशन होना चाहिए या कपटपूर्वक फ्रॉडुलेंटली इंटेंशन होना चाहिए। विवाहित होने का मतलब शादीशुदा होने का कर्म यह जानते हुए पूरा करेगा कि तत् द्वारा वह विधि पूर्वक विवाहित नहीं हुआ, दोनों में से किसी बाती के कारावास से, जिसकी अवधि कितनी होगी? 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, इसमें इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोई बात ही नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के चलते हैं सेक्शन 84 की तरफ। सेक्शन 84 क्या बोलता है कि मैं वैसा का वैसा सेक्शन हूं जैसा कि है 498। 498 की जब बात करते हैं तो ये क्या बोलता है? विवाहित महिला को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना, मतलब फुसलाकर ले गया या नॉर्मली ले गया और फिर उसको क्या किया? निरुद्ध रखा। तो क्या करेगा? जो कोई किसी महिला को जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है, यहाँ पे क्या है? विवाहित महिला है, क्योंकि विवाह के विरुद्ध अपराध पढ़ रहे हैं हम, नॉर्मल लड़की को ले जा रहा है उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे किसी विवाहित महिला को जो मतलब मैरिड वुमेन है उसको लेके जा रहा है जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है, और वह व्यक्ति जानता है कि वह किसी अन्य पुरुष की पत्नी है, या विश्वास रखने का कारण रखता है, उस पुरुष के पास से इस आशय से ले जाएगा या फुसलाकर ले जाएगा कि वह किसी व्यक्ति के साथ अयुक्त संभोग करे, या इस आशय से ऐसी किसी महिला को छिपाएगा या निरुद्ध रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जो कि 2 वर्ष तक की होगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। क्या बात हुई इसके अंतर्गत? ए और बी दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो ये जो ए है ना, ये तो हो गया हमारा हस्बैंड, और ये बी है, ये है वाइफ, और ये जो सी नाम का व्यक्ति है ना, ये जानता है, ये हो गया अदर पर्सन, ये मान लो ये हो गया अदर पर्सन। ठीक है, तो ए जो नाम का व्यक्ति है ये हो गया हस्बैंड, बी हो गई वाइफ, सी हो गया अदर पर्सन। सी जानता है कि ये जो बी है वो ए की पत्नी है, जानता है ये कि ए का हस्बैंड है, मतलब ए इसका हस्बैंड है। ये क्या करता है? इस महिला को
फुसला कर ले जाता है। अब आप बोलेंगे विवाहित महिला क्या फुसल सकती है, मतलब कि भाई उनकी बातों में आ सकती है? अरे भाई क्यों नहीं आ सकती है, इसका इंटेंशन थोड़ी ना मैलिसली जानती थी वो कि भी इसका इंटेंशन है, नॉर्मली जनरली बात करता था, ऐसे करता था। और मतलब इसके मतलब थोड़े से कई बार क्या होता है सॉफ्ट कॉर्नर होता है तो ढंग से बात कर लिया, ये कर लिया। तो इसको क्या किया कि आपराधिक आशय से इसने तो नॉर्मली बात करी और इसका इंटेंशन हो गया मैलिस, इसका गलत इंटेंशन था। ये क्या किया, इसको आपराधिक आशय से फुसलाकर ले गया या ले जाकर इसने बंद कर दिया, इसको इस घर के अंदर निरोध कर दिया। ठीक है। और ये जानता है किसी अन्य की पत्नी, तो इसके पति के पास से इसको ले गया, इसने बोला ना जो इसके पति के पास से, इसके पति के हस्बैंड के साथ ही तो रह रही थी, तो इसके पास से इसको ले गया कि इसके संग गलत तरीके से इंटरकोर्स वगैरह करेगा, आप ये मान लीजिए। तो उसको, उस महिला को छिपाएगा, मतलब उसको बंद करके रखेगा, निरुद्ध रखेगा। तो वो क्या होगा, 2 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। किसको दंडित किया जाएगा, यहाँ पे सी को दंडित किया जाएगा। ये जो व्यक्ति है ना सी, ये दंडित होगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम सेक्शन 85 की, किसी महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। क्या बोल रहा है ये वाला सेक्शन कि जो कोई भी, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी महिला का पति या पति का नातेदार होते हुए, अभी हमने देखा था ना दहेज मृत्यु में उदाहरण, ए और बी पति पत्नी हैं, ये इसके नातेदार हैं, छोटे छोटे से हमने नातेदार बना दिए। ठीक है। तो या तो ये जो हस्बैंड जी है ना ये, या फिर इनके जो कोई भी नातेदार हैं, ये एक के संग क्या करते हैं, क्रूरता करेंगे यानी कि क्रुएल्टी करेंगे। तो किस दंड से दंडित होंगे, 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से इनको दंडित किया जाएगा। किस किस को दंडित किया जाएगा, ये जो बी है इनको, और इनकी जो छोटे छोटे से रिश्तेदार है ना, इनको सबको दंडित किया जाएगा। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। अब आता है हमारा सेक्शन 86। 86 क्या बोल रहा है कि मैं वही सेक्शन हूं जिसको तुम आईपीसी में पढ़ा करते थे। कौन से सेक्शन के संग पढ़ते थे, 498A। बहुत कंट्रोवर्सी में रहता है ये सेक्शन, बहुत अधिकतर बहुत ज्यादा केसेस आते रहते हैं इस पे। ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये कि 498A में जो क्रूरता की डेफिनेशन दे रखी है ना, क्रूअल्टी की डेफिनेशन दे रखी है, वो यहाँ पे आएगी। यहाँ पे तो हमारा कौन सा सेक्शन हो गया, 86, और वहां पे कौन सा सेक्शन है, 498A। तो क्या बोल रहा है 86, क्रूरता की डेफिनेशन यानी कि क्रूअल्टी की डेफिनेशन। तो जो सेक्शन 85 में अभी हम पढ़ के आए थे कि भाई किसी महिला के पति या पति के नातेदार के द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना, तो जो वर्ड हमको क्रूरता वहां पे बताया गया है ना, उसकी डेफिनेशन हमको दे रखी है 86 में। तो क्या बोल रहा है कि भाई 85 के लिए क्रूरता यानी कि क्रूरल्टी से क्या तात्पर्य है, मतलब क्या बोल रहा है कि भाई क्या होती है क्रूरता। तो इसका मतलब हुआ कि जानबूझकर किया गया ऐसा आचरण, मतलब ये नहीं कि नहीं गलती से हो गया, नहीं ऐसे करके, ऐसी बातें नहीं बोल रहा। ये बोलता है आपने जानबूझकर किया, आपको पता था कि ये चीज ऐसी हो सकती है। तो जानबूझकर किया गया एक ऐसा आचरण जो इस तरीके का है कि जिससे महिला आत्महत्या कारित कर ले, या फिर उसके जीवन अंग स्वास्थ्य की मानसिक शारीरिक गंभीर क्षति खतरा कारित करने की संभावना हो। ठीक है। मतलब उसके संग ऐसी परिस्थितियां, मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई, ऐसी परिस्थितियां हो गई कि वो जिंदा रहना ही नहीं चाहती थी, तो उसने क्या किया, आत्महत्या कारित करी। ठीक है। आत्महत्या कारित करने के लिए तैयार हो गई वो, या फिर उसके जीवन अंग या स्वास्थ्य की, मतलब मारपीट वगैरह करी, है ना, धक्का दे दिया सीढ़ियों से। आप देखते हैं ना कई बार पिक्चर वगैरह में देखते होंगे, मूवीज वगैरह में धक्का दे दिया, पुरानी पिक्चरों में तो बहुत होता था ऐसा, सारी सीढ़ियों में से धक्का दे रही है, वो वाली चीज हो गई यहाँ पे। या फिर वही ताने कसते हैं, भाई तुम अपने दहेज नहीं लेके आई हो, तुम्हारे बाप ने इतना कम पैसा दिया है, अरे लड़कियां संतान हो रही है तो उसके ऊपर कमेंट बाजियां करना कि भाई इसके तो लड़का ही नहीं हो रहा है, तो उसके लिए कहते थे तो इससे लड़का नहीं होगा तो तेरे दूसरी औरत से शादी करवा देंगे, मतलब इस तरीके से कंटिन्यू इस तरीके की यातनाएं दे रहा। तो केवल शारीरिक यातनाएं नहीं आती है यहाँ पे मानसिक यातना भी आती है कि भाई वो औरत इतनी डिप्रेस हो गई, ये सब बातें आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रही हूँ, कि भाई क्रूरता का तात्पर्य हो गया ना केवल शारीरिक बल्कि मानसिक, उसको क्या करना, आघात पहुंचाना। ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, किसी महिला को तंग करना, ये तो हमने देखा ही था, और साथ साथ क्या किया जाता है, ये भी शामिल होगा कि उसको तंग किया जाता है। तंग किया जाता है कैसे, कि महिला से या तो उसको तंग किया जाएगा, ए नाम की महिला इसको तंग करेंगे, या फिर क्या होगा, महिला से संबंधित किसी व्यक्ति को संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए। महिला से संबंधित व्यक्ति कौन हो सकते हैं, ये तो इसका हस्बैंड हम शुरू से देख ही रहे हैं, अभी इसका हस्बैंड चल रहा है, ए वाइफ हो गई। अब ये क्या है, यहाँ पे इसके छोटे छोटे रिश्तेदार देख रहे हैं, ये इसके पिताजी हो गए मान लो, ये इसकी माताजी हो गई, ये इसका ब्रदर हो गया, ये इसकी सिस्टर हो गई। ठीक है।
तो ये सारे रिश्तेदार हो गए मान लीजिए। इनको क्या करता है, कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति देने के लिए, कोई प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, ये सब कुछ देने के लिए क्या करता है, डिमांड करता है किसी विधिवत मांग की पूर्ति के लिए कि भाई तुम जाओ, मुझे तो फॉर्च्यूनर गाड़ी पसंद है, मेरे को तो फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए परेशान करता है। फिर क्या होता है, मांग पूरी करने में असफल रहने पर इस कारण तंग किया जाता है। भाई औरत को तंग क्यों करेंगे, भाई वो लेके नहीं जा रही है, सामान ही नहीं लेके जा रही है अपने घर से, उसके माता पिता की इतनी सिचुएशन ही नहीं है कि वो इस तरीके का धन वन दे सके, तो उसको क्या करते हैं, परेशान करते हैं, तो वो क्रूअल्टी इसके अंतर्गत आएगी। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम आगे। आता है सेक्शन 87। 87 क्या बात करता है कि मैं वैसा का वैसा सेक्शन हूँ जैसा कि है मेरा दोस्त आईपीसी में 366। दोस्त बोले या इसको भाई बोले, भाई बोलना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि वैसा का वैसा सेक्शन है। ठीक है, तो क्या करता है, विवाह आदि करने के लिए, मतलब क्या करेगा, विवाह के विरुद्ध अपराध पड़ रहे हैं तो विवाह की तो बात आएगी ही आएगी। शादी तो हमारे साथ शुरू से साथ चल रही है, तो क्या बोल रहा है, विवाह आदि करने के लिए किसी महिला को व्यपहृत करना, अपहृत करना, एब्डक्ट करना, किडनैप करना या उसके लिए उसको उत्प्रेरित करना। ठीक है, किसी महिला का व्यपहरण अपहरण किसके लिए करना, किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उसकी इच्छा के विरुद्ध। ए नाम की महिला है, बी नाम की इसका हस्बैंड है, ये वाइफ हो गई, ये इसका हस्बैंड हो गया। ठीक है, इससे विवाह करने के लिए इसकी इच्छा के विरुद्ध जो सी नाम का व्यक्ति होता है वो उसको क्या करता है, किडनैप करता है या एब्डक्ट करता है या उसको उत्प्रेरित करता है कि तुम इससे शादी करनी तो मैं तेरे बी को मार दूंगा, ऐसे करके कुछ ना कुछ जरूर बोलता है। महिला को विवश करना, विशुद्ध करना, किस चीज के लिए, अयुक्त संभोग करने के लिए, भाई गलत तरीके से उसके संग रिलेशन मेंटेन करने के लिए। तो क्या होगा, दंड कितना होगा, 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और इसी तरीके दंड से दंडित किया जाएगा यदि कोई किसी महिला को किसी अन्य व्यक्ति के साथ अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुप्त करने के आशय से ऐसा करेगा। मतलब इसे ना तो स्वयं खुद करेगा बल्कि थर्ड पर्सन जो डी है उसके संग भी इसको ऐसा करने के लिए फोर्स करेगा। और बीएनएस में परिभाषित आपराधिक अभित्रास प्राधिकार का उपयोग गलत तरीके से महिला को किसी अन्य स्थान से जाने को प्रेरित करेगा। मतलब ये ए है, ए और बी साथ साथ अपने इस घर के अंदर रह रहे हैं, तो इस घर से जाने के लिए उसको विवश करेगा कि तू भाई बाहर और मेरे घर में आके रहना शुरू कर दे। तो ये तो बात हुई हमारे सेक्शन 87 की। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, जो हमने देखा है विवाह के विरुद्ध अपराधों के विषय में, विवाह से संबंधित अपराधों के विषय में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो आप इसको कर सकते हैं लाइक, और इसको शेयर भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है। ठीक है, इसके बाद क्या है, आप डीलो जंक्शन के साथ जुड़े रह सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और हमारा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी चल रहा है, डीलो इंस्टीट्यूट करके, झोटवाड़ा जयपुर में है, आप वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।